नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। रिजल्ट सीजन में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ने उतने अच्छे नंबर रिपोर्ट नहीं किए जितने की लोगों को उम्मीद थी, एनालिस्ट या इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेशन थी। आईटी कंपनीज, इंफोसिस, टीसीएस, these companies also didn't report the numbers which were great in that sense. How does this impact the stock price, and what does the relation the stock price has with the quarterly results? And that's an important point जो टेल इन्वेस्टर के लिए, और इम्पॉर्टेंट तो हर किसी इन्वेस्टर के लिए होता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए ये हमने पिछले हफ्ते बात की थी जब हमने कुछ अच्छे रिजल्ट्स के एग्जांपल डिस्कस किए थे, गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स के कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, ये देखने के लिए कि किस तरह की चीज़ें इस तरह से होती हैं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चीज़ के बारे में कि अगर रिजल्ट्स जब भी आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे वो चीज़ प्ले आउट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट द IT sector results which were not good. Banks in general reported decent numbers, but the specific cases, for example, HDFC Bank was a prominent one where the numbers were not great. Kotak Bank, the numbers were okay, but there was a issue जो कि उनका RBI के साथ था कि RBI ने उन्हें नई कस्टमर लेने के लिए मना किया था, तो ये उसके सेंटिमेंट पे थोड़ा इम्पैक्ट हुआ था। रिजल्ट्स जो है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मैटर करते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या है और किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की गई कंपनी के द्वारा। आफ्टर अ वाइल ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये रिजल्ट जो होता है वो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है, उसका इम्पैक्ट लगभग चला जाता है, ये 1 या 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, मोस्टली, नॉट इन ऑल केसेस बट मोस्टली। और ये जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल क्वालिटी है वो आपको अगर याद हो, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो इमीडिएट रिएक्शन है रिजल्ट का और वो 1 साल का प्राइस मूवमेंट हम देख रहे थे स्टॉक का, तो उनमें खास कुछ कोरिलेशन नहीं था। कई जगह पर एक एग्जांपल बहुत अपने, शायद अगर आपको याद हो, जो हमने डिस्कस किया, हॉकिंस कुकर जो एक बहुत प्रोमिनेंट कंज्यूमर गुड्स कंपनी है और उतनी बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन काफ़ी नोन है ब्रांड। हॉकिंस जो है वो काफ़ी ब्रांड नोन है और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, तो स्टॉक 18-20% ऊपर था उस दिन। लेकिन अगर 1 साल का देखें रिकॉर्ड तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका, उस रिलेटिवली स्पीकिंग। एंड कुछ एक कंपनी थी जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या मजगांव डॉक, उनका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस 1 साल का बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऑफकोर्स रिजल्ट का इम्पैक्ट था 5-7% का, लेकिन जो ओवरऑल 200-250%, 300% काइंड ऑफ प्राइस इंक्रीज विच हैपेंड इन 1 ईयर, in these cases it shows that the quarterly results के ऊपर जो स्टॉक प्राइस का रिएक्शन आता है, वो स्टॉक प्राइस का रिएक्शन जो अगर हम थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा दें, 6 महीने, साल भर, तो वो उतना मायने नहीं रखता, उतना मैटर नहीं करता। तो आज हम देखेंगे कुछ वीक रिजल्ट्स के एग्जांपल, जो कि बैड रिजल्ट या वीक रिजल्ट्स। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स होते हैं उनको गुड रिजल्ट बोलते हैं और वीक रिजल्ट होते हैं उनको बैड रिजल्ट बोलते हैं। कैसे स्टॉक प्राइस ने रिएक्ट किया और ये टेम्पररी परमानेंट फैक्टर्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, और आगे फंडामेंटल्स के आधार पर या क्वालिटी के आधार पर क्या हम देख सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं। अब ये हमने डिसाइड कैसे किया कि हम किस तरह के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो इसका एक बहुत सिंपल चीज़ें थी जो कि हमारा मेन पर्पस जो है इस चैनल का और जो वीडियोस बनाते हैं उनका, कि हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऐसी लर्निंग्स पे ध्यान दें, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करें जिनसे कि हम कुछ सीख सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल जितने भी हमने डिस्कस किए वो सब इसी पे बेस्ड है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो, और ये जो वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स के एग्जाम्पल हैं ये भी उसी थॉट प्रोसेस से, उसी थॉट से ड्रिवन है। अब आप देखें कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमने कैसे डिसाइड किया, वो ये थी कि हमने मिक्स लिया लार्ज एंड स्मॉल कंपनीज का, जहाँ पे भी स्टॉक प्राइस का काफ़ी अच्छा लिंकेज था रिजल्ट्स के साथ, उस चीज़ को देखा, अक्रॉस सेक्टर्स देखा, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी सीखने की, लर्न करने की सबसे ज़्यादा थी, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। अब शुरुआत करते हैं एक लार्ज कैप कंपनी, आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस। टीसीएस का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस था वो उतना अच्छा नहीं था। उनके रेवेन्यू जो थे वो, बिकॉज रेवेन्यू जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है, कि आपने टर्म सुने होंगे
कांस्टेंट करेंसी या क्वार्टरली ग्रोथ, तो उस हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था टीसीएस का, लेकिन रीजनेबली प्रॉफिट पे ठीक ठीक था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जितना इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे आया उससे भी ज्यादा आ सकता था अगर एक चीज रिजल्ट में नहीं होती तो। और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि कंपनी ने बोला कि FY25 जो है, FY25 मतलब जो साल चल रहा है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, FY25 जो होगा FY24 से बेटर रहेगा, क्योंकि डील पाइपलाइन काफी अच्छा दिख रहा है। डील पाइपलाइन मतलब जो उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही रेवेन्यू में कन्वर्ट होंगे, तो ये चीज के बारे में वो काफी पॉजिटिव थे, तो उस तरह से उतना इम्पैक्ट नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस का जो इम्पैक्ट है आपको नेचुरली दिख रहा है। और ये जो इम्पैक्ट है, ये जो 15-16 तारीख के आसपास का अप्रैल का जो फिगर है, आप देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट है। और इस चीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि अगर ये गाइडेंस या जो आउटलुक के बारे में उन्होंने बात की, अगर वो नहीं करते तो क्या इम्पैक्ट होता? तो डेफिनेटली उससे ज्यादा इम्पैक्ट होता। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, थोड़ा देर में देखेंगे इस बात को। और टीसीएस ने एक टोन सेट कर दिया कि आईटी कंपनी उतने अच्छे रिजल्ट दिखा नहीं रही, और आईटी कंपनीज के स्टॉक प्राइस में इन जनरल वो इम्पैक्ट दिखा। तो Q4 के रिजल्ट जैसे आने शुरू हुए आईटी कंपनीज के, एक जनरल वीकनेस परसिस्ट कर रही है और वीकनेस कंटिन्यू कर रही है सेक्टर में, वो एक ट्रेंड बहुत क्लियरली इन्वेस्टर को दिख रहा था। और टीसीएस के रिजल्ट ने उस जो थॉट प्रोसेस था उसको थोड़ा सा और बल दिया, उसको और स्ट्रॉन्ग किया। अब आप देखिए कि ये साल भर का जो टीसीएस का जो ग्राफ है, इस IT sector in general has been an underperformer, and if you look at the 10-11% kind of price increase in 1 year, it's not significant because Nifty and Sensex has done 25-30% in last 1 year. And अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप को देखेंगे तो उन्होंने और भी बेटर किया है। लेकिन अगर हम लार्ज कैप देखें, बिकॉज टीसीएस लार्ज कैप कंपनी है, और इसको हम सबसे ज्यादा मेजर कर सकते हैं निफ्टी या सेंसेक्स की परफॉर्मेंस के साथ, तो डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रही है। अब एक और चीज आप इंटरेस्टिंग देखिए इसके बाद, इन्फोसिस का रिजल्ट देखिए। इन्फोसिस का रिजल्ट आया, उसके बाद प्राइस पे कोई इंपैक्ट ज्यादा खास हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट आने के बाद इन्फोसिस के प्राइस पे ऑलरेडी इंपैक्ट आ चुका था। जैसे ही टीसीएस का रिजल्ट आया और लोगों को लगा कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन थी टोन डाउन की, और सभी स्टॉक के ऊपर आईटी के, अगर हम 4 बड़ी कंपनी की बात करें जो कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और विप्रो, इन चारों कंपनीज में स्टॉक प्राइस में इंपैक्ट दिखा। आईटी सेक्टर के साथ एक सबसे अच्छी बात क्या है कि कोरिलेशन काफी ज्यादा दिखाई देता है। अगर किसी एक कंपनी का रिजल्ट खराब आ रहा है तो लोगों को ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि जनरली सेक्टर के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहने वाले, और ये काफी हद तक प्ले आउट भी करता है। तो ये आपने देखा कि इन्फोसिस का प्राइस चार्ट दिखा रहा है आपको कि जो प्राइस का इंपैक्ट आया वो ऑलरेडी आ चुका था रिजल्ट आने के बाद टीसीएस का। इन्फोसिस का जब रिजल्ट आया तो वो लार्जली इतना रिएक्ट नहीं किया स्टॉक। सिमिलरली आप देखें विप्रो में भी सेम चीज प्ले आउट की। रिजल्ट आया टीसीएस का, उसके बाद थोड़ा सा इनको टाइम लगा कि जिस तरह का समझने में कि आईटी सेक्टर कैसा कर रहा है, और वो इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस में दिखा। दूसरा इंटरेस्टिंग केस जो है यहाँ पर आईटी सेक्टर में, वो एचसीएल टेक का है। टीसीएस का रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 हफ्ते बाद, 10-12 दिन बाद, जब एचसीएल टेक का रिजल्ट आया तो स्टॉक रिएक्ट किया। और स्टॉक रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि एचसीएल टेक का रिजल्ट उस एक्सपेक्टेशन से भी खराब था जो कि आईटी सेक्टर से लोग उम्मीद कर रहे थे। तो आईटी सेक्टर की जो रिजल्ट आ चुके थे, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, और उसके बाद भी जब एचसीएल टेक ने जो नंबर्स दिखाए और जो रिजल्ट रिपोर्ट किया, उन एक्सपेक्टेशन जो कि टोन डाउन थी, जो कि कम थी, उनसे भी, उनके कंपैरिजन में भी वो रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस ने रिजल्ट आने से पहले भी रिएक्ट किया है और रिजल्ट आने के बाद भी रिएक्ट किया है। तो आप देख रहे हैं कि सेक्टर का जो फैक्टर है वो ऑलरेडी प्ले आउट कर चुका था, लेकिन उसके बाद एक और चीज हुई कि जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस पे उसका इम्पैक्ट है। एशियन पेंट्स कंज्यूमर गुड्स की एक बहुत रेप्यूटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जानी मानी कंपनी है। पेंट सेक्टर में ऑपरेट करती है, एफएमसीजी में बहुत बड़ा नाम है, और इस कंपनी को बहुत लोग रिगार्ड करते हैं, इन्वेस्टर बहुत इसको अच्छा मानते हैं, और ये एक्चुअली कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अपने स्टैंडर्ड के लिए जानी जाती है। एशियन पेंट्स एनीवे जनरली फेमिलियर है बाकी सब लोगों को भी, और हम में से सभी ने लगभग सुना होगा एशियन पेंट्स के बारे में, बिकॉज दिस कंपनी हैज ऑलमोस्ट 55-60% मार्केट शेयर इन डिफरेंट मार्केट्स में। थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकता है रीजन के हिसाब से, बट ओवरऑल
मार्केट शेयर लगभग 60% के आसपास है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि अगर इंडिया में 10 डिब्बे पेंट की अगर बिकती है तो 6 वैल्यू के हिसाब से एशियन पेंट्स के होते हैं। इट्स अ ह्यूज कंपनी, इट्स अ सेक्टर लीडर, इट्स अ डोमिनेंट कंपनी। इनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं था और जो नंबर थे, अगर हम प्रॉफिट देखें, सेल्स देखें, वो सब सो थे और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही थे। सबसे बड़ा जो दिक्कत था रिजल्ट में वो था कि मार्जिन ड्रॉप किया। मतलब ये है कि कॉस्ट जो है ज़्यादा बढ़ी रेवेन्यू के प्रोपोर्शन से, तो मतलब ये है कि मार्जिन जो हो वो कॉस्ट को अगर हम रेवेन्यू से माइनस कर दे तो मार्जिन आता है, उस पर इम्पैक्ट आया। तो 170 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन का इम्पैक्ट था। तो 19.4% मार्जिन वर्सेस 21%, 19.4% इज अ ग्रेट मार्जिन, बट डेफिनेटली 170 विप्स का जो 170 बेसिस पॉइंट्स या 1.7% का जो डिक्लाइन था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट। और रेवेन्यू था जो डिक्लाइन हुआ, तो कंपनी ने बोला कि जो डिमांड डिमांड का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा वीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपनी ने कही जो कि काफ़ी इन्वेस्टर को इम्पॉर्टेंट लगी, कि लोग जो पेंट खरीद रहे हैं वो थोड़ा सा चीपर ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये मार्केट में क्या है कि ये डिपेंड करता है कि जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, महंगाई ज़्यादा होती है, उस तरह की टाइम पे डेफिनेटली चीपर ऑप्शन का जो खोज है वो कंज्यूमर ज़्यादा करता है, कस्टमर ज़्यादा ढूंढता है चीपर ऑप्शन को। और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखी जाए तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि बहुत अनकंट्रोल्ड है, फिर भी 5-6% की इन्फ्लेशन भी ठीक ठीक इन्फ्लेशन होती है, ऑन द हायर साइड ही होती है। तो वेदर इन्फ्लेशन वाज प्लेइंग अ रोल और व्हाटएवर एल्स वाज हैपनिंग, बट नेट नेट कंपनी ने कहा कि कस्टमर थोड़ा सा, डिमांड एनवायरनमेंट भी वीक है, डिमांड एनवायरनमेंट मतलब कि डिमांड भी कम है प्रोडक्ट की, और कस्टमर थोड़ा सा चीपर ऑप्शन की तरफ भी जा रहे हैं, तो मार्जिन पे इम्पैक्ट आ रहा है नेचुरली। तो स्टॉक लगभग 2900-3000 रुपीज़ का था और 2700 के आसपास आया। तो जो इम्पैक्ट था वो 7-8% के आसपास था। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक रिवाइव किया है, रिकवर किया। और ये चीज़ हमने बात की थी हमेशा, और हम अभी भी बता रहे हैं कि नी जर्क रिएक्शन हमेशा होती है रिजल्ट आने के बाद, और नी जर्क रिएक्शन का एग्जांपल आप एशियन पेंट्स में देख रहे हैं। ये जो चार्ट है हम ये दिखा रहे हैं पिछले साल का चार्ट है। पिछले साल में एशियन पेंट का स्टॉक प्राइस लगभग 10% नीचे चला गया है। और 10% नीचे चले जाने का मतलब ये है कि ये लगभग 35-40% अंडर परफॉर्मेंस हो जाती है मार्केट। मार्केट मतलब निफ्टी या सेंसेक्स, बिकॉज ये लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो हम लार्ज कैप कंपनीज को जनरली निफ्टी और सेंसेक्स से कंपेयर करते हैं। और हम देखते हैं कि अगर इस कंपनी ने अगर 10% का डिक्लाइन हुआ है, तो ये कंपनी डेफिनेटली, अगर हम देखें कि रिलेटिव बेसिस पे इंडेक्स से कंपैरिजन करें, तो 35-40% का इसमें अंडर परफॉर्मेंस है, वो काफी सिग्निफिकेंट मायने रखता है। दिस इज अ ह्यूज नंबर। लेट्स मूव ऑन। अनदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी टाइटन। टाइटन जो है वो जानी जाती है अपनी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, किस तरह से टाइटन का नाम टाइटन पड़ा या किस तरह से कंपनी शुरू हुई। लेकिन इस कंपनी ने वॉचेस के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था, और आज ज्वेलरी का सेगमेंट जो है वो सबसे बड़ा ड्राइवर है बिजनेस का। और एक्सपेक्टेशन जो थी, जो इन्वेस्टर की, वो पूरी नहीं की क्वार्टरली रिजल्ट में, और Q4 का रिजल्ट आया जो अच्छा नहीं था। और जो अगर आप देखें कि इस कंपनी के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट सिर्फ 7% से बढ़ा, 7% इंक्रीज हुआ, और ये डेफिनेटली कम था। और क्वार्टरली EBITDA जो बढ़ा वो 6% के आसपास बढ़ा। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि मार्जिन पर भी इम्पैक्ट है। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है इन कंपनीज में, कंज्यूमर गुड्स में, वो याद रखने वाली है कि मार्जिन बहुत मैटर करते हैं। तो एशियन पेंट्स का जैसे हमने एग्जाम्पल देखा ना, सेम चीज यहाँ प्ले आउट कर रही है, टाइटन में भी मार्जिन पे इम्पैक्ट है। अब क्या हुआ कि डेफिनेटली जब नंबर्स खराब आते हैं तो उसमें सबसे बड़े सेगमेंट के बारे में बात की जाती है, और सबसे जो खराब कर रहा है सेगमेंट, या रिलेटिवली स्पीकिंग जो उतना उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो ज्वेलरी बिजनेस के बारे में कहा गया कि इट इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। और एक और चीज थी कि प्राइस काफी बढ़ा है गोल्ड का। तो प्राइस जो गोल्ड का बढ़ा है, और कुछ एक जो अफोर्डेबिलिटी है उस पर भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो ओवरऑल देखने में ये आ रहा है कि ज्वेलरी बिजनेस से एक्सपेक्टेशन जो है वो इन्वेस्टर की FY25 की, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। और लोअर एक्सपेक्टेशन की वजह से FY25 के बारे में जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सबड्यूड है, मतलब उतना अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है बिजनेस के बारे में। तो ये सब कुछ
का इम्पैक्ट क्या हुआ स्टॉक प्राइस पे, वो हम देखते हैं। तो स्टॉक प्राइस का इम्पैक्ट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रिजल्ट आने के बाद लोगों को रिजल्ट अच्छा नहीं लगा और इम्पैक्ट आया, और ये इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ये परसिस्ट कर रहा है इम्पैक्ट। मतलब कि आप देखें कि थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, बट नेट नेट ये है कि जो मेजर करेक्शन रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो यहाँ पे भी दिख रहा है। एकदम से स्टॉक नीचे गया, उसका थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है और उसके बाद फिर स्टॉक वहीं पर है लगभग, लेकिन जितना इम्पैक्ट रिजल्ट आने के बाद हुआ उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक संभला। अगर आप एक साल में देखें स्टॉक को तो इसने भी अंडर परफॉर्म किया है। ओवरऑल 15% स्टॉक ऊपर है, लेकिन निफ्टी या सेंसेक्स के कंपैरिजन में, ऑफकोर्स यहाँ पे हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म किया है, 15% के लगभग ऊपर है। और अंडर परफॉर्मेंस क्यों है, कि जैसा हमने बोला कि निफ्टी और सेंसेक्स लगभग 25 to 30% परफॉर्म किए हैं, 25 to 30% ऊपर गए। अब एक और कंपनी जो अलग सेक्टर से है उसके बारे में बात करते हैं, लार्सन एंड टूब्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ईपीसी है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इंजीनियरिंग मतलब डिजाइन करना किसी चीज को, प्रोक्योरमेंट मतलब कि सामान लेना, और कंस्ट्रक्शन माने बनाना। तो कॉन्ट्रैक्टर है ये ईपीसी बहुत बड़ा, और बहुत सारे आपने अगर इस चीज को कभी सुना हो या आपने कभी नोटिस किया हो कि इंडिया में एयरपोर्ट्स के बारे में जब भी बात होती है तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर एलएनटी का ही नाम आता है। तो इनका जो बेसिक इशू था रिजल्ट में वो ये था कि गाइडेंस काफी वीक था। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, ईपीसी कंपनी में गाइडेंस जो होता है फ्यूचर के बारे में, वो बहुत इन्वेस्टर उसके बारे में ध्यान देते हैं और उसके बारे में चिंता करते हैं, उसके बारे में वरी करते हैं। तो ये डिफरेंट था थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से, और वीक गाइडेंस जो था वो काफी बड़ी चिंताजनक चीज थी। और कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने बोला कि जो हमारा ऑर्डर का इनफ्लो है, मतलब जो हमको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। और ओवरसीज ऑर्डर में इम्पैक्ट है बिकॉज कई जगह पे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, बट नेट नेट ये था कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं, कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं था तो इम्पैक्ट आया स्टॉक के ऊपर। लेकिन उसके बाद स्टॉक रिकवर कर गया, और रिकवर कर गया मतलब कि वो नीजर रिएक्शन वाला कॉमन थ्रेड आप हर जगह देख रहे हैं। स्टॉक रिकवर किया है उसके बाद, और ठीक ठीक रिकवर किया है, लगभग उसी लेवल पे चला गया जहाँ पे कि प्राइस जो कि रिजल्ट आने से पहले था। रिजल्ट आने पे लोगों को लगा कि खराब, लेकिन धीरे धीरे जनरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का या कंस्ट्रक्शन का जो आउटलुक है इंडिया में थोड़ा पॉजिटिव है, और उसके बारे में लोगों ने काफी कन्विक्शन दिखाया है, और वो एलएनटी के प्राइस में रिफ्लेक्ट भी। अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो एलएनटी हैज बीन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, हैज डन ऑलमोस्ट 65% प्राइस अप्रिसिएशन, और ये जो है वो स्टॉक आउट परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिजल्ट भले ही खराब आया, लेकिन एक साल का जो हम बात कर रहे थे, जो हमने इस वीडियो के पहले शुरुआत में भी कही थी आपसे, कि जो प्राइस का रिएक्शन स्टॉक का रिजल्ट आने के तुरंत बाद होता है, उसका एक साल के थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के प्राइस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। और ये चीज एलएनटी में बहुत क्लियरली आपको दिख रही है, लार्सन एंड टूब्रो बहुत क्लियरली आपको दिख रही है कि रिजल्ट आया, खराब आया, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने रिकवर भी किया, लेकिन इम्पैक्ट तो आया था, लेकिन फिर भी एक साल में बहुत कंफर्टेबल है। 65-70% टाइप ऑफ रिटर्न इज अ वेरी डिसेंट रिटर्न, इज अ वेरी गुड रिटर्न। देन वी टॉक अबाउट वन एग्जांपल फ्रॉम द स्टील सेक्टर, जेएसडब्ल्यू स्टील। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि हम एक जो इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि रिजल्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में कैसा आ रहा है, खराब आ रहा है, अच्छा आ रहा है, उससे उतना ज्यादा लेना देना नहीं। एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या उम्मीद की जा रही है कंपनी से, और कैसा डिलीवर कर रही है, उससे बहुत मैटर करता है। अगर किसी कंपनी से उम्मीदें कम है और उसे थोड़ा सा भी अच्छा कर देगी तो लगेगा कि अरे बहुत अच्छा किया है, स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा। और किसी कंपनी से उम्मीदें बहुत ज्यादा है, रिजल्ट अच्छा भी हुआ लेकिन उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट है। जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में अगर आप देखेंगे, प्रॉफिट लगभग 65% से गिरा, 1250 करोड़ के आसपास का, 1300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो था वो लगभग 65% डिक्लाइन हुआ। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, ये स्टॉक प्राइस पे उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं था, बिकॉज ये एक्सपेक्टेशन उतनी ही थी, 1300 से 1400 करोड़, 1300 to 1400 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी, और कंपनी ने लगभग 1300 करोड़ का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट किया, रिपोर्ट किया। अब आप देखें कि आउटलुक के बारे में कंपनी काफी ऑप्टिमिस्टिक थी, और बोला कि प्राइसेस बेटर होनी चाहिए, लोअर इनपुट कॉस्ट हेल्प करना चाहिए। तो मतलब नेट नेट ये है कि
एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखें तो बहुत 65% का डिक्लाइन प्रॉफिट में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये बिल्ट इन था, ये एक्सपेक्टेड था और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आप यहाँ पे देखें कि स्टॉक प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिला। और कंपनी ने, चूंकि एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर की उतनी ही थी जितना कंपनी ने रिपोर्ट किया, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस का इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिला। एक साल में अगर आप देखें, एक साल में कंपनी ठीक ठीक किया 25-30% के आसपास, इन लाइन विद द निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। सो अगेन इट प्रूव्स द पॉइंट, द सेम पॉइंट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट रिजल्ट आने पे जो रिएक्शन होती है उसका एक साल या किसी भी लंबे टाइम फ्रेम के परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि हमने डिस्कस किए वीक रिजल्ट्स के या बैड रिजल्ट्स के। आपने इन सब केसेस में देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल टाइटन था या एशियन पेंट्स था, मार्जिन का इम्पैक्ट था। एलएनटी के केस में जो गाइडेंस था वो थोड़ा वीक था। टीसीएस या आईटी सेक्टर इन जनरल के बारे में लोग थोड़ा वरीड हैं कि क्या होगा सेक्टर का। और जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में ये एग्जाम्पल पिछले डिस्कस किया कि प्रॉफिट में डिक्लाइन काफ़ी होने के बावजूद, चूंकि इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन अलाइंड थी और उस तरह की ही थी, जिस तरह का रिजल्ट आया, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन के साथ उसका मैच था, तो उस वजह से उतना इम्पैक्ट नहीं है। तो इस चीज़ से हम क्या मैसेजेस हैं हमारे, जो मैसेजेस हैं वो लगभग वही हैं जो कि गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स के एग्जांपल से हमने डिस्कस किए। एब्सोल्यूट गुड और बैड रिजल्ट्स डोंट मैटर, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट कैसे हैं वो मैटर करता है। और ये जो चीज़ है वो हमेशा याद रखने वाली है कि अच्छे रिजल्ट, खराब रिजल्ट किसी कंटेक्स्ट में कहे जाते हैं। कंटेक्स्ट ये होता है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। चेंज जो होता है बिजनेस साइकिल का वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होता है, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे रिजल्ट आएंगे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर से उम्मीदें बहुत कम है एट दिस पॉइंट, तो अगर उम्मीदें कम है तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छी उम्मीद नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन उससे भी खराब आ जाएंगे तो शायद स्टॉक रिएक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर रिजल्ट खराब भी आए लेकिन उसी तरह के हैं जैसा कि सेक्टर कर रहा है या जिस तरह की सेक्टर से उम्मीदें हैं, तो लोग, पीपल विल फाइन एंड स्टॉक प्राइस मे नॉट रिएक्ट। एक और चीज़ है देखने वाली कि जो सेक्टर के रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन को रीसेट करते हैं। रीसेट करते हैं मतलब क्या कि इन्वेस्टर जो सोच रहा है उसको थोड़ा सा नीचे या ऊपर लेके आते हैं एक्सपेक्टेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा Q4 के रिजल्ट में कि टीसीएस का रिजल्ट जब खराब आया तो जनरली सेक्टर के रिजल्ट खराब आने की उम्मीदें लोगों को ज़्यादा हुई। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रही कि जब टीसीएस खराब नंबर रिपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली बाकी कंपनीज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नंबर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगी और रिजल्ट इन जनरल खराब ही रहेंगे। जो गाइडेंस होता है, गाइडेंस मतलब कि आगे भविष्य में कैसा ऑर्डर आने वाले हैं, किस तरह का बिजनेस रहने वाला है, वो बहुत मैटर करता है। जैसे हमने देखा टीसीएस के केस में भी या एलएनटी के केस में भी कि जो गाइडेंस था उसने इम्पैक्ट बहुत किया स्टॉक प्राइस पे। टीसीएस के केस में रिजल्ट खराब थे, गाइडेंस ठीक ठीक था और अच्छा था, तो स्टॉक प्राइस रिएक्शन कम हुआ। एलएनटी के केस में, लार्सन एंड टुब्रो केस में उल्टा था, रिजल्ट ठीक ठीक थे लेकिन गाइडेंस अच्छा नहीं था, गाइडेंस थोड़ा वीक था, इसलिए लोगों को लगा कि ये स्टॉक प्राइस का रिएक्शन है। रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर और नी जर्क रिएक्शन से बचना चाहिए। हम एक, अगर पहले जो हमने पिछले हफ्ते जो वीडियो आपके साथ शेयर किया था अच्छे क्वार्टर रिजल्ट के बारे में और आज जो खराब क्वार्टर रिजल्ट्स के एग्जांपल देख रहे हैं, इन पूरे एफर्ट का जो मैसेज है, सेंट्रल मैसेज या की मैसेज है, वो यही है कि जो नी जर्क रिएक्शन है रिजल्ट आने के तुरंत बाद, वो मैक्सिमम केसेस में उस तरह से प्ले आउट नहीं करती। मतलब एकदम नी जर्क रिएक्शन आता है, बहुत तेज रिएक्शन आता है, बहुत बड़ा रिएक्शन आता है और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें रिकवर कर जाती हैं। तो एकदम नी जर्क रिएक्शन पे किसी भी तरह का डिसीजन लेने से रिटेल इन्वेस्टर को बचना चाहिए। और एक चीज़ दोबारा हम हाईलाइट करेंगे कि इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म क्वालिटी कैसी है स्टॉक्स की या जिस कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये इस पूरे एफर्ट का एक की मैसेज है कि नी जर्क रिएक्शन से बचें, अपने स्टॉक की फंडामेंटल क्वालिटी के बारे में ज़्यादा ध्यान दें। रिजल्ट ऊपर नीचे अच्छे बुरे आते रहते हैं और हर क्वार्टर में आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म में, जैसा हमने देखा कि साल भर में अगर हम स्टॉक प्राइस का रिएक्शन देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लेना देना क्वार्टरली रिजल्ट के रिएक्शन से नहीं है। और जब टाइम फ्रेम को और बड़ा कर देंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स बिकम ऑलमोस्ट इमैटेरियल। तो ये जो मैसेज है वो ये है कि आप ऑफकोर्स फंडामेंटली कुछ चेंज होता है कि आपको लगता है कि भाई ये
तो कंपनी का बैलेंस शीट बहुत बिगड़ गया, कंपनी के कैश फ्लोज में इशू है, उन चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होता रहता है। और कंपनीज भी जो रिपोर्ट कर रही हैं वो एक्सपेक्टेशन या जो उम्मीदें हैं उनके हिसाब से नहीं कर रही, जो उनका बिजनेस जैसा चल रहा है उसके हिसाब से कर रही है। तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि कभी कभी एक्सपेक्टेशन ऊपर हो सकती है, रिजल्ट खराब आ सकता है, एक्सपेक्टेशन नीचे होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, बिकॉज अगर नॉर्मली भी बिजनेस परफॉर्म कर रहा है तो दिस इज द मैसेज। नीजर रिएक्शन अवॉइड करें, फंडामेंटल्स पे ध्यान दें, क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा सोचें, और लॉन्ग टर्म के प्राइस मूवमेंट का शॉर्ट टर्म प्राइस रिएक्शन जो रिजल्ट आने पे होता है उसके बहुत ज़्यादा लेना देना उसका नहीं है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन। थैंक यू सो मच। जो भी हम यहाँ पे बात करते हैं वो किसी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग के लिए और अवेयरनेस के लिए ये हम एफर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, किसी तरह का हम गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहे हैं, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। ये सब एग्जाम्पल्स जो है डिस्कस कर सकते हैं, वो सिर्फ एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वो एक समझने के लिए और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।